अब देखो, कहानी 1985 में रोनापुर नाम के इस बंजर इलाके से शुरू होती है। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड का दमकल इस बंजर इलाके से गुजर रहा था, लेकिन एक्सीडेंट हो जाता है और दमकल पलट जाता है। तभी गांव का एक आदमी दमकल से पानी की गिरती हुई एक बूंद देखता है। वो आवाज देकर पूरे गांव वालों को बुला लेता है। सब लोग मटका लेकर पानी भरने के लिए पहुंच जाते हैं। पानी के लिए मारपीट शुरू हो जाती है। जो पानी आग बुझाने के लिए यूज होने वाला था, लोग उस पानी के लिए भी लड़ रहे थे, क्योंकि यही रोनापुर वालों की किस्मत थी। दरअसल इस इलाके में पानी नहीं आता था। गांव के लोग भी पानी के लिए तरसते हैं। गांव का मास्टर पिछले कई सालों से सरकारी कर्मचारियों को चिट्ठियां लिख लिख कर बता रहा था कि उस गांव में पानी की कितनी परेशानी है, लेकिन आज तक उसकी आवाज किसी भी सरकारी कर्मचारी के कानों तक नहीं पहुंची थी। उस मास्टर का बेटा था रनगल। हम देखते हैं कि रनगल अपने पिता की लिखी हुई चिट्ठियों को लेकर सरकारी दफ्तर में जाता है। वो हर किसी की टेबल पर एक एक पन्ना रखता है, लेकिन कोई भी कर्मचारी उसकी चिट्ठियों पर ध्यान नहीं देता। चिट्ठियों के साथ साथ रनगल दफ्तर के अंदर बॉम्ब भी रख देता है। आम आदमियों को दफ्तर से बाहर निकाल कर दरवाजा बंद कर देता है। पूरा दफ्तर ब्लास्ट हो जाता है। कई सरकारी कर्मचारियों की मौत हो जाती है। रनगल को अरेस्ट कर लिया जाता है। कोर्ट में रनगल कहता है कि अगर किसी ने मेरे पापा की चिट्ठियों पर ध्यान दिया होता तो मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ती। खैर, रनगल का इरादा भले ही नेक था, लेकिन उसका तरीका गलत था। कोर्ट रनगल को 20 साल जेल की सजा सुनाती है। रनगल को जेल भेज दिया जाता है, लेकिन उसने जो किया था उसकी वजह से जेल में भी कोई रनगल के साथ दोस्ती नहीं कर रहा था। और आखिरकार रनगल किताबों को अपना दोस्त बना लेता है और अगले 20 साल तक जेल में ही पढ़कर लॉयर बन जाता है। लेकिन इधर इस बार रनगल की चिट्ठियों की आवाज सरकार तक पहुंच चुकी थी और रोनापुर तक पाइपलाइन बिछाने का ऑर्डर दे दिया जाता है। लेकिन पाइपलाइन की खुदाई में रोनापुर की किस्मत बदल जाती है। उन्हें जमीन के अंदर से एक मिनरल आयरन ओर मिल जाता है। एक बिजनेसमैन उस पूरे इलाके को अपने कंट्रोल में लेकर स्टील फैक्ट्री डालता है और इलीगल माइनिंग शुरू कर देता है। अगले 20 साल में पूरे रोनापुर की छवि बदल जाती है। खैर, इधर सजा पूरी होने के बाद रनगल को छोड़ दिया जाता है। जेल से बाहर आते ही रनगल सबरी से मिलता है। दरअसल सबरी कुछ साल पहले एक ऐसे मर्डर केस में जेल गया था जो उसने किया ही नहीं था। तब रनगल ने ही उसकी मदद की थी और केस को झूठा साबित करके उसे बाहर निकलवाया था। सबरी उसे लेकर रोनापुर में आ जाता है। रोनापुर में रनगल के अंकल का भंगार का कारोबार था। रनगल के पापा की मौत हो चुकी थी और अब रनगल की बहन वेदावती अंकल के घर पर ही रहती है। खैर, रनगल सब लोगों से मिलकर खुश हो जाता है। शाम को अंकल रनगल को एक लड़के जयपाल का फोटो दिखाता है। वो बताता है कि वेदावती जयपाल से प्यार करती है और शादी के लिए तुम्हारी परमिशन चाहिए। जयपाल जर्मनी की एक फार्मा कंपनी में काम करता था। शादी के बाद वो वेदावती को लेकर जर्मनी चला जाएगा। रनगल अपनी बहन को खुद से दूर नहीं भेजना चाहता था, लेकिन बहन की खुशी के खातिर इस शादी के लिए मान जाता है। अगले दिन रनगल भंगार की उस दुकान के एक छोटे से केबिन की साफ सफाई करवाता है और वहीं बैठकर लॉ प्रैक्टिस शुरू कर देता है। वो कोर्ट में लोगों का केस लड़ता था और लोग अपने हिसाब से जो भी फीस देते थे वो ले लेता था। इसी बीच में हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल की डॉक्टर वैशाली को देखते हैं। एक दिन हॉस्पिटल में वो देखती है कि बिलिंग काउंटर पर एक आदमी पैसे देने के बजाय अपनी घड़ी गिरवी रख रहा है। वो बिलिंग काउंटर पर जाती है, कैशियर को डांटती है कि किसी के पास पैसे नहीं है और तुम उसकी घड़ी गिरवी रख रहे हो। तब कैशियर उसे बताता है कि ये घड़ी उस आदमी की नहीं, रनगल की है। किसी गरीब आदमी के पास अगर पैसे नहीं होते तब वो रनगल की घड़ी गिरवी रख देता है और बाद में रनगल के आदमी आते हैं, बिल चुकाते हैं और घड़ी लेकर चले जाते हैं। और यह सुनकर वैशाली इम्प्रेस हो जाती है। वो घड़ी लेकर रनगल के पास आती है, उसे घड़ी वापस कर देती है और कहती है कि आज के बाद घड़ी भेजने की जरूरत नहीं है, बस आपका नाम ही काफी होगा। लेकिन रनगल का स्वभाव देखकर अब वैशाली को उससे प्यार हो चुका था। खैर, एक दिन वर्धा नाम का एक आदमी रनगल के पास आता है। वर्धा और उसके साथ रोनापुर के लगभग 2000 वर्कर्स पिछले 12 साल से परांडे स्टील फैक्ट्री में काम करते थे, लेकिन फैक्ट्री की तरफ से उन्हें कोई इंश्योरेंस, कोई बोनस नहीं दिया जाता। रहने के लिए उन्हें जो क्वार्टर दिया गया था उसमें भी बेसिक फैसिलिटीज नहीं थी। वर्धा फैक्ट्री में मजदूर यूनियन बनाना चाहता था। इसके लिए उसने प्लांट मैनेजर खंडरे के सामने सभी मजदूरों को इकट्ठा किया, लेकिन जैसे ही एक मजदूर पेपर
पेपर पर साइन करने के लिए आगे बढ़ा तो खंडरे का सबसे खास आदमी घट्टा उस मजदूर का हाथ काट देता है। फैक्ट्री वाले फैक्ट्री में मजदूर यूनियन नहीं बनवाना चाहते थे, क्योंकि अगर फैक्ट्री में यूनियन बन गई तो उन्हें मजदूरों को उनका हक देना पड़ेगा। वर्धा ने फैक्ट्री वालों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में केस करना चाहा तो पुलिस वालों ने FIR लिखने से मना कर दिया था और किसी भी वकील ने उनका केस लेने से मना कर दिया था। इसीलिए वर्धा अब रणगल के पास आया था। खैर, रणगल वर्धा की सारी बातें सुनने के बाद उसे कुछ सुझाव देता है, जिसके बाद रणगल के कहने पर वर्धा एक बार फिर से फैक्ट्री जाता है, एक बार फिर से खंडरे के सामने सभी मजदूरों को इकट्ठा करता है और एक बार फिर से यूनियन बनाने के लिए वो लोग पेपर पर साइन करने की तैयारी करते हैं। तभी घट्टा अपनी तलवार लेकर वहां आ जाता है। वो वर्धा की गर्दन काटने के लिए आगे बढ़ता है। एट द सेम टाइम पूरी पुलिस फोर्स वहां पहुंच जाती है। मजदूर का हाथ काटने वाले केस में रणगल ने घट्टा का अरेस्ट वारंट जारी करवा दिया था। उसने वर्धा को एक पेन कैमरा भी दिया था जिसमें वर्धा इस पूरी घटना को रिकॉर्ड कर रहा होता है। रणगल भी वहां पहुंच जाता है। खंडरे के पास अब कोई और रास्ता नहीं था। आखिरकार पुलिस वाले घट्टा को अरेस्ट कर लेते हैं और लेकर चले जाते हैं। इधर रणगल और खंडरे की मौजूदगी में सारे मजदूर यूनियन पेपर पर साइन कर देते हैं। रणगल वापस अपने घर आ जाता है और रोज की तरह अपने काम पर लग जाता है। इधर फैक्ट्री के मालिक परांडे को जब पता चलता है कि रोनापुर फैक्ट्री में यूनियन बन चुकी है और सारे मजदूर अपनी मांग को लेकर फैक्ट्री के गेट पर धरना दे रहे हैं, वो तुरंत अपने आदमियों के साथ रोनापुर में आता है। बिजनेस में परांडे का एक ही रूल था कि फैक्ट्री में यूनियन नहीं बननी चाहिए, लेकिन खंडरे यूनियन बनने से रोक नहीं पाया था। परांडे एक साथ उन सभी मजदूरों को काम से निकाल देता है। उन्हें रहने के लिए जो घर मिला था वो भी छीन लिया जाता है। एक झटके में 2000 से भी ज्यादा मजदूर अपने परिवार के साथ बेघर हो जाते हैं। रणगल को जब यह बात पता चलती है वो सभी को लेकर अपने घर आ जाता है। भंगार इकट्ठा करने वाली जगह पर मजदूरों के लिए टेंट लगा दिया जाता है, उनके रहने का इंतजाम कर दिया जाता है और उनके लिए रणगल कोर्ट में केस भी लड़ता है, लेकिन वो अपना केस हार जाता है। वो कई बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास जाकर उन मजदूरों को काम पर रखने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं होता। एक तरफ रणगल उन मजदूरों के लिए परेशान था तो दूसरी तरफ मजदूर भी अपनी अपनी परेशानियों का सामना कर रहे थे और उनमें से एक मजदूर अपनी जमीन बेचने के लिए जाता है, लेकिन पेपर्स देखने के बाद रजिस्ट्रार उससे कहता है कि तुम लोग ये जमीन पहले ही किसी और को बेच चुके हो। मजदूर ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। वो तुरंत भागकर रणगल के पास आता है, उससे कहता है कि हमने ये जमीन कभी बेची ही नहीं। रणगल जमीन के पेपर्स देखता है, फिर वो अपनी रिसर्च शुरू कर देता है तो पता चलता है कि सिर्फ उसी एक मजदूर की नहीं बल्कि कई सारे मजदूरों की जमीनें परांडे स्टील के नाम पर ट्रांसफर हुई थी और मजदूरों को पता ही नहीं था। रणगल उन सब के लिए कोर्ट में एक केस फाइल करता है। सुनवाई वाले दिन सब लोग कोर्ट में इकट्ठा हो जाते हैं। रणगल दावा करता है कि मजदूरों ने जमीनें कभी नहीं बेची। हो सकता है परांडे स्टील वालों ने ब्लैंक पेपर पर मजदूरों से साइन लेकर जमीन अपने नाम पर ट्रांसफर करवाई होगी, लेकिन परांडे का लॉयर दो मजदूरों चंद्रप्पा और विरूपाक्षी को कटघरे में बुलाता है। दरअसल केस फाइल करते समय गलती से उन दोनों की जमीन का सर्वे नंबर गलत हो गया था। वकील उन दोनों को पेपर्स देता है और पेपर देखते ही दोनों मजदूर कोर्ट को बताते हैं कि उनके जमीन का सर्वे नंबर गलत लिखा हुआ है। तब परांडे का वकील कोर्ट से कहता है कि जो मजदूर एक सेकंड में अपनी जमीन का सर्वे नंबर गलत देखकर कोर्ट को बता सकता है, उसको बेवकूफ बनाकर जमीन के पेपर्स पर साइन कैसे करवाया जा सकता है। फिलहाल रणगल के पास कोई सबूत नहीं था जिससे कि वो अपनी बात को साबित कर सके। कोर्ट रणगल को सबूत दिखाने के लिए 2 दिन का समय देती है। रणगल वापस अपने घर आ जाता है, लेकिन अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसी बीच में रणगल की बहन वेदावती की शादी भी थी, लेकिन रणगल बिजी था। वो बस अपनी बहन को आशीर्वाद देकर जर्मनी भेज देता है और केस पर अपनी रिसर्च जारी रखता है और आखिरकार उसे एक सबूत मिल जाता है। दरअसल उन मजदूरों में से एक मजदूर का नाम था हनुमंतु और जिस दिन उसकी जमीन को परांडे स्टील के नाम पर ट्रांसफर किया गया था उसी दिन रोनापुर से 300 किलोमीटर दूर एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम में उसकी शादी हुई थी। रणगल कोर्ट में इस बात को साबित कर देता है। फिर रणगल उस टाइम के रजिस्ट्रार को भी कोर्ट में बुलाता है
रजिस्ट्रार कोर्ट को बताता है कि फैक्ट्री में नौकरी देने के नाम पर परांडे स्टील मजदूरों से उनकी जमीन के पेपर्स पर साइन करवा लेता था और उन जमीनों को परांडे स्टील के नाम पर ट्रांसफर करवा लिया जाता था। इस पूरे मामले में वकील भी मिला हुआ था। परांडे स्टील के मालिक परांडे ने ऐसा किया क्योंकि उन्हें जमीन के अंदर से हाई क्वालिटी का आयरन ओर मिला था। सब कुछ सुनने के बाद जज साहब अपना फैसला सुनाते हैं कि अगली सुनवाई में परांडे को भी कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। आज की सुनवाई से सारे मजदूरों को भरोसा हो जाता है कि उन्हें अब अपनी जमीन वापस मिल जाएगी। वो रणगल को अपना भगवान मान लेते हैं और यह सब देखकर डॉक्टर वैशाली भी रणगल से प्यार करने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ अपने ऑफिस में परांडे लॉयर के ऊपर बहुत गुस्सा होता है। वो लॉयर को मारने वाला था, लेकिन तभी डर के मारे लॉयर परांडे को एक लिस्ट देता है। वो कहता है कि अगली सुनवाई के दिन अगर इस लिस्ट में से कोई भी कोर्ट नहीं आया तो केस का फैसला हमारे हक में आ जाएगा। परांडे वो लिस्ट और एक गन घट्टा को दे देता है। इसके बाद घट्टा भंगार एरिया में आता है। आज रणगल किसी काम से शहर से बाहर गया हुआ था। घट्टा मजदूरों के सामने खड़ा हो जाता है और एक एक करके लिस्ट में शामिल सभी मजदूरों को गोली मार देता है और वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद रणगल वापस आता है। उसे अपने चारों तरफ लाशें ही लाशें दिखाई देती हैं। रणगल अकेले ही उनकी चिता को आग लगाता है। अगले दिन कोई भी कोर्ट नहीं जाता और आखिरकार कोर्ट परांडे स्टील के हक में अपना फैसला सुना देती है। जिसके बाद परांडे घट्टा से कहते हैं कि उस जमीन के चारों तरफ तार लगा दो, बोर्ड लगा दो कि ये जमीन अब परांडे स्टील की है। घट्टा अपने आदमियों को साथ लेकर तार लगाने पहुंच जाता है। इधर सबरी रणगल को बताते कि वो लोग जमीन के चारों तरफ तार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक रणगल समझ चुका था कि मैं लीगल वे में इन लोगों से कभी जीत नहीं पाऊंगा और इन्हें तो कानून का डर भी नहीं है। इसके बाद रणगल कानून को अपने हाथ में लेने का फैसला करता है। वो सबरी और रंगा के साथ वहां जाता है। एक एक करके घट्टा के सभी आदमियों को मौत के घाट उतार देता है और आखिर में घट्टा की गर्दन काट देता है। जो सरकारी ऑफिसर्स उस जमीन का सर्वे करने के लिए आए थे, मौत का यह तांडव देखकर डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद रणगल उस इलाके का डॉन बन जाता है और अपनी वकालत छोड़कर खुद उन मजदूरों की जमीन पर लीगल तरीके से माइनिंग करने का फैसला करता है। दूसरी तरफ परांडे को जब यह सब कुछ पता चलता है, तब वो सभी बैंक के मैनेजर्स और सरकारी ऑफिसर्स को रिश्वत खिला देता है कि किसी भी तरह से रणगल को माइनिंग का लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए। रणगल बार बार सरकारी विभाग में माइनिंग लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन दे रहा था, लेकिन ऑफिसर उसका एप्लीकेशन गायब कर देता है और इस बार रणगल एप्लीकेशन देने के लिए खुद ऑफिस में आता है। रणगल का वकील कहता है कि आखिर हमारा एप्लीकेशन बार बार गायब कैसे हो जाता है। तब वो ऑफिसर पूरी अकड़ के साथ कहता है कि एप्लीकेशन है, गायब हो जाता है, तुम एक बार फिर से दे दो। नया एप्लीकेशन लेने के बाद वो रणगल से साइन करने के लिए कहता है। रणगल साइन करता है, लेकिन उसकी पेन की स्याही खत्म हो जाती है। ऑफिसर उसे अपनी पेन देने से मना कर देता है। तभी रणगल अपनी पेन उस ऑफिसर के हाथ में घुसा देता है, उसके खून को स्याही बनाकर एप्लीकेशन पर साइन करता है और उस ऑफिसर से कहता है कि इस बार एप्लीकेशन गायब मत करना, याद रखना कि तुम्हारे खून से एप्लीकेशन साइन हुआ है। और ऑफिसर भी तुरंत डर के मारे माइनिंग लाइसेंस तैयार कर देता है। रणगल को माइनिंग लाइसेंस मिल जाता है। फिर वो बैंक वालों को डराकर लोन भी ले लेता है, माइनिंग कंपनी शुरू कर देता है। सारे मजदूरों को अपनी कंपनी में ही काम पर लगाता है और अपना काम शुरू कर देता है। धीरे धीरे स्टील इंडस्ट्री में वो किंग बन जाता है। कंपनी से उसे जो भी प्रॉफिट हो रहा था, रणगल उन पैसों को गरीबों की भलाई के लिए यूज करता है। बच्चों के लिए नए स्कूल्स बनवाता है, हॉस्पिटल्स बनवाता है, लेकिन उसकी बढ़ती ताकत परांडे को परेशान कर रही थी। उसके क्लाइंट्स अब रणगल से माल खरीदने लगे थे और रणगल से निपटने के लिए वो इंस्पेक्टर हरिदास कोले का ट्रांसफर रोनापुर में करवा देता है। हरिदास बार बार रणगल के आदमियों को पकड़ता था, लेकिन रणगल का लॉयर हर बार उसकी बेल करवा लेता है। हरिदास भी रणगल को पकड़ने के लिए मौके की तलाश में लग जाता है। इधर रणगल की बहन वेदावती और उसका हस्बैंड जर्मनी से इंडिया में शिफ्ट हो जाते हैं। जयपाल इंडिया में ही अपनी फार्मा कंपनी डाल देता है। रणगल
उसका पूरा सपोर्ट करता है। हॉस्पिटल का काम वर्धा संभाल रहा था तो रणगल वर्धा को जयपाल की हेल्प करने के लिए बोल देता है। रणगल और परांडे के अलावा रोनापुर में एक और स्टील फैक्ट्री थी जिसका मालिक था बहादुर, जो कि अब रणगल से माल खरीदने लगा था। उसने परांडे से कर्ज भी लिया था। परांडे उसे मिलने के लिए बुलाता है और उसे उसकी फैक्ट्री के पेपर्स पर साइन करने के लिए कहता है कि अपनी फैक्ट्री मुझे देकर तुम अपना कर्ज चुका दो। लेकिन बहादुर उसे बताता है कि मैंने ऑलरेडी वो फैक्ट्री रणगल को बेच दी है। एट द सेम टाइम बहादुर का कर्ज चुकाने के लिए रणगल एक ट्रक भरकर पैसा परांडे के घर भेज देता है। परांडे एक बार फिर से रणगल से हार जाता है। वो बहादुर को मारकर उसकी फैक्ट्री के गेट पर ही लटका देता है, जिसके बाद खंडरे इंस्पेक्टर हरिदास के सामने बयान देता है कि बहादुर को रणगल ने मारा है और उसे मारते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। हरिदास तुरंत रणगल को अरेस्ट करने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन रणगल घर पर नहीं था। वेधावती प्रेग्नेंट है, लेकिन हरिदास उसे लेकर पुलिस स्टेशन आ जाता है। वो वेधावती को पुलिस स्टेशन में खड़ा रखता है और कहता है कि जब तक तुम्हारा भाई यहाँ नहीं आ जाता तुम खड़ी रहोगी। रणगल जल्दी जल्दी पुलिस स्टेशन आता है, वेधावती को बैठने के लिए कुर्सी देता है। तब तक उसका लॉयर भी बेल पेपर्स लेकर आ जाता है। वो हरिदास को बेल पेपर देता है, जिसके बाद रणगल अपनी बहन को लेकर पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाता है। लेकिन हरिदास ने उसकी बहन को हाथ लगाया था, तो रणगल के कहने पर उसके आदमी पूरे पुलिस स्टेशन को जला देते हैं। लेकिन रणगल का बदला अभी पूरा नहीं हुआ था। वो अपनी बहन की सुरक्षा के लिए अपने पूरे परिवार के साथ बहादुर की हवेली में शिफ्ट हो जाता है। उस हवेली की सुरक्षा बढ़ा देता है और खुद अपने आदमियों के साथ खंडरे के घर चला जाता है। उसे मारकर उसकी आंखें निकाल लेता है। फिर परांडे की ऑफिस में जाता है, उसकी टेबल पर खंडरे की आंखें रखकर उसे कहता है कि इन आंखों ने मुझे वो मर्डर करते हुए देखा था जो मैंने कभी किया ही नहीं। वो परांडे को उससे दूर रहने के लिए आखिरी वार्निंग देता है। रणगल दिन ब दिन ताकतवर होता जा रहा था, लेकिन एक दिन रंगा उसके पास आता है, बताता है कि हॉस्पिटल में कई सारे पेशेंट्स अचानक से मर रहे हैं। रणगल हॉस्पिटल में जाकर देखता है तो डॉक्टर बताता है कि जेपी फार्मा यानी कि जयपाल की फार्मा कंपनी से जो दवाइयां आ रही हैं उनकी वजह से पेशेंट्स की मौत हो रही है, क्योंकि वो दवाइयां बहुत ही घटिया क्वालिटी की हैं। हॉस्पिटल का सारा काम वर्धा संभाल रहा था और वो भी पैसों की लालच में जयपाल से मिला हुआ था। रणगल वर्धा को उन नकली दवाइयों के साथ ही आग लगा देता है। फिर शाम को वो अपने जीजा यानी कि जयपाल से मिलता है। जयपाल उससे कहता है कि मेडिकल फील्ड में ऐसे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, मरने वालों के परिवार वालों को मुआवजा देकर मामले को खत्म कर लेंगे, और वैसे भी तुम्हारी बहन का पति हूँ, क्या इन गरीबों के लिए तुम मुझे मार डालोगे? मुझे मार दोगे तो अपनी बहन को क्या जवाब दोगे? रणगल चुपचाप उसकी बातें सुनता है। वो समझ जाता है कि जयपाल को अपनी गलती का एहसास भी नहीं है। वो जयपाल की गर्दन काट देता है। खून से सने हुए अपने हाथ लेकर वो अपनी बहन के पास जाता है। वेदा से 2 प्रॉमिस करवाता है। पहला कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी, और दूसरा कि तुम मुझसे कभी ये नहीं पूछोगी कि जयपाल घर वापस क्यों नहीं आया। उसके हाथों में लगा हुआ खून देखकर वेदा समझ जाती है कि रणगल ने जयपाल को मार दिया है। लेकिन भाई से वादा किया था तो वो रणगल के घर में ही रहती है। लेकिन उस रात के बाद से वो रणगल से कभी बात नहीं करती। इधर परांडे कुछ दिनों तक खामोश रहता है, लेकिन रणगल से बदला लेने के लिए वो स्टेट पॉलिटिक्स में इंटर करता है। दरअसल स्टेट में 2 पार्टियों के गठबंधन से सरकार चल रही थी, और जैसा कि तय हुआ था 2.5 साल के बाद एक पार्टी दूसरी पार्टी को सीएम की पोस्ट हैंडओवर कर रही थी। दूसरी पार्टी की तरफ से सीएम बनने वाला था सभापति, लेकिन उसी टाइम पर उसका एक एमएमएस लीक हो जाता है और सभापति की जगह पर पार्टी अध्यक्ष रघुवीर भंडरी का भाई गुरुकांत भंडरी को सीएम बनाने की तैयारी शुरू हो जाती है। रघुवीर भंडरी के साथ मिलकर यह सब खेल खेलने वाला कोई और नहीं, परांडे ही था। बदले में वो रणगल की फैक्ट्री को सील करने के लिए कहता है। पार्टी अध्यक्ष के कहने पर रणगल की फैक्ट्री को सील करवा दिया जाता है। परांडे अपनी जीत की खुशियां मना रहा था, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रुकती। आखिरी मोमेंट पर रणगल पूरा खेल ही पलट देता है। वो एक एमएलए को पैसे देकर खरीद लेता है और उसके कहने पर सभी एमएलए सभापति को सीएम बनाने का समर्थन कर देते हैं। सभापति सीएम बनते ही सबसे पहले रणगल की फैक्ट्री को रीओपन करवा देता है। रणगल का काम फिर से शुरू हो जाता है और इस तरह से रणगल का उस इलाके पर पूरा कंट्रोल हो जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि डॉक्टर वैशाली रणगल से मिलने के लिए आती है। वो रणगल से कहती है कि जब मैंने तुम्हें प्यार किया था तब
जब तुम एक मामूली से लॉयर थे, नरम दिल थे, लेकिन अब तुम पूरी तरह से गुंडे बन चुके हो। तुम्हें देखकर डर लगता है और इस तरह से वैशाली रणगल के साथ ब्रेकअप करके हमेशा के लिए उसका साथ छोड़कर उसकी जिंदगी से दूर चली जाती है। इधर बार बार अपनी हार से तंग आकर परांडे खुद ही रणगल को मारने का फैसला करता है। वो अपनी पूरी फौज लेकर रोनापुर में आता है और उसकी फैक्ट्री पर हमला कर देता है। उसकी फौज मजदूरों पर गोलियां चलाने लगती है। तब रणगल भी उनके सामने आता है। वो अकेला ही परांडे की पूरी फौज से लड़ता है, एक एक करके सभी को मारता है और आखिर में वो परांडे को भी मारकर अपनी दुश्मनी खत्म कर देता है। रणगल का एक दुश्मन तो मर चुका था, लेकिन रणगल की वजह से गुरुकांत भंडरी सीएम नहीं बन पाया था और अब रणगल का दूसरा दुश्मन पार्टी अध्यक्ष रघुवीर भंडरी बदला लेने की तैयारी शुरू कर देता है। खैर, इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। फिल्म की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपना ओपिनियन शेयर जरूर करना। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।